नमस्कार, E6 टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमिता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के बड़े शहर प्रदूषण, महंगाई और बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। संसद में उन मुद्दों पर चर्चा की बजाय ध्यान भटकाने वाली बहसें हो रही है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए तीखे तंज किए। पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं, अरे दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पे उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूं। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का, और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं।
हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we can do, whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं 2 अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ B.R. अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। वही 2 अंतरे राष्ट्रगीत घोषित किए। किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे इन तथ्यों के साथ जुड़ा एक और तथ्य भी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है
और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से छोड़ना नहीं। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य, आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए,
उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बेटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, मान्य उसकी चर्चा सदस्य करेंगे। प्लीज, आप वंदे मातरम में बोले। आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए E6 टीवी।